मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसका परिचय। यहाँ पर आप ये सभी पॉइंट्स देख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये ध्यान रखना, परिचय का पहला पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट में आप सीखेंगे चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकार, जिसमें पतंग क्या होती है, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सब आप सीखेंगे। लेकिन ये पहला भाग है और इसमें आप ये सारे पॉइंट्स सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक बार अच्छे से अगर आप देखेंगे तो एक बार देखने में ही आपको समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में एक चीज़ जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी वो है शब्द वक्र। वक्र क्या होता है? तो देखो, ये आप यहाँ पर जो अपने सामने स्क्रीन देख सकते हैं, आप इसको एक कागज़ समझ लीजिए, एक पेपर समझ लीजिए या वाइट बोर्ड समझ लीजिए। वाइट बोर्ड पे आपने पेन रखा और उसके बाद बस आप चलाते जाओ, किसी भी तरफ चलाते जाओ। ये चलाया, ये है, ये क्या बनेगा? ये एक वक्र बनेगा और इसका पूरा नाम है समतलीय वक्र। क्यों? क्योंकि एक समतल के ऊपर बन रहा है। जो आप अपने सामने ये स्क्रीन देख रहे हो, इसको जैसे मैंने कहा, इसको मान लो कि एक वाइट बोर्ड है या मान लो कि एक पेपर है, उसको हम समतल कहते हैं क्योंकि एकदम समान तल पर है, तो उसे समतल कहते हैं। और उस पर पेन आपने रखा और उसके बाद आप चलते गए, पेन को आपने घुमाया किसी भी तरफ, तो ये जो आकृति बनेगी इसको वक्र कहते हैं। तो ये वक्र है। अब वक्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको वक्र सुनने को मिले तो ये समझ जाना कि वक्र का मतलब हमने समतल पे पेन रखा और बस चला दिया, ये वक्र है। वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सरल वक्र क्या होता है? सरल वक्र वो वक्र होता है जो कहीं पे भी अपने आप को नहीं काटता है। यानी अगर मैं ये वक्र लिख रहा हूँ, ये सरल वक्र है। अगर मैं कहीं पर ये बना रहा हूँ, ये भी एक सरल वक्र है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बना दिया है तो ये सरल वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं इस तरह से। और अगर मैंने ऐसे बना दिया है तो भी ये सरल वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ये इस तरह से काट रहा है अपने आप को, ये कर्व, ये वक्र। तो एक अपने आप को नहीं काटना है, खुला हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं काटना है। तो ये सरल वक्र नहीं है, ये दोनों सरल वक्र हैं। तो सरल वक्र क्या, कौन से वक्र होते हैं? जो वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। ठीक है, छोटा सा मैं आपका टेस्ट यहाँ पर लेता हूँ। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सरल वक्र हैं और कौन से सरल वक्र नहीं हैं। तो पहला वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वक्र अपने आप को काट रहा है, ये सरल वक्र नहीं है। दूसरा सरल वक्र है क्योंकि ये अपने आप को नहीं काट रहा है। तीसरा सरल वक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने आप को काट रहा है। और चौथा भी सरल वक्र है क्योंकि ये अपने आप को नहीं काट रहा है। तो ये है, अगर आपके ये सही है यानी आपको ये आ चुका है। अब बंद वक्र और खुले वक्र किसे कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं जिस वक्र के सिरे खुले ना हों, सिरे बंद होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला वक्र क्या है, तो ये बंद वक्र है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा वक्र बना रहा हूँ तो ये बंद वक्र नहीं है, इसके सिरे खुले हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, ये बंद वक्र है या खुला वक्र है? ये खुला वक्र है, ये बंद नहीं है, क्योंकि ये सिरे आप देख रहे हैं, ये सिरे इसके खुल चुके हैं। तो ये बंद वक्र नहीं है, ये खुला वक्र है। और यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये बंद वक्र है ना? तो बंद वक्र में सिरे खुले नहीं होने चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये भी खुला वक्र है क्योंकि सिरे इसके खुले हो गए हैं। तो बंद वक्र और खुला वक्र, ये आप समझ चुके हैं। अब ऐसे कौन से वक्र होते हैं जिसमें दोनों गुण होंगे, यानी वो सरल भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए? तो जैसे ये है, ये सरल वक्र भी है और बंद वक्र भी है। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये भी सरल वक्र भी है और बंद वक्र भी है। एक त्रिभुज बनाता हूँ तो ये सरल वक्र भी है और बंद वक्र भी है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ तो ये सरल वक्र तो है, बट ये बंद वक्र नहीं है, ये खुला वक्र है। और अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनाता हूँ तो यहाँ पर ये बंद तो है पर ये सरल नहीं है।
तो कौन सा वक्र बंद और कौन सा सरल होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अब आप समझिए कि बहुभुज क्या होता है। देखो, बहुभुज के लिए 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि कोई गोल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें होने चाहिए रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब है कि लाइन के टुकड़े, आसान भाषा में अगर आप समझें, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड होने चाहिए। दूसरी बात, वो सरल होने चाहिए। और तीसरी बात, वो बंद होने चाहिए। ये तीनों गुण जिसमें हैं वो बहुभुज होगा। तो इस प्रकार से ये होगा, इसकी परिभाषा होगी केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो अब देखो कैसे इसमें होगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से, तो इसमें रेखाखंड तो है, क्योंकि इसमें गोल इस तरह से मुड़ी हुई लाइनें नहीं है, सीधी लाइनें हैं। बंद भी है लेकिन सरल नहीं है। यहाँ पर ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये जो 3 कंडीशन है, यानी रेखाखंड होना चाहिए, सरल होना चाहिए और बंद होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो ये बहुभुज तो नहीं है। अच्छा, अगर हम ये बनाते हैं तो इसके बारे में क्या विचार है। तो यहाँ पर ये रेखाखंड इसमें है, रेखाखंड है क्योंकि बिल्कुल 3 सीधी रेखाखंड है इसमें, एक ये और ये सरल भी है और ये बंद भी है। तो यानी हम कहेंगे कि यह जो है एक बहुभुज है। अच्छा, यहाँ पर क्या हम इसे बहुभुज कह सकते हैं। अब देखो, ये सरल तो है, ये सरल है, बंद है, लेकिन रेखाखंड तो नहीं है इसमें, ये मुड़ी हुई लाइन है ये। तो ये जो है ये मुड़ा हुआ वक्र है, ठीक है, लाइन भी नहीं कहेंगे इसे हम। तो यहाँ पर ये बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज के लिए ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, रेखाखंड होना चाहिए, सरल होना चाहिए और बंद होना चाहिए। तो जैसे ये है, ये एक त्रिभुज है। अच्छा, ध्यान रखना कि अगर मैं इस तरह की आकृति बनाता हूँ, ये और ये, क्या ये बहुभुज है। बिल्कुल ये है, क्योंकि इसमें रेखाखंड है। ये सरल भी है क्योंकि अपने आप को तो नहीं काट रहा है ना, ये कहीं पे भी अपने आप को नहीं काट रहा है, और बंद भी है, तो ये भी बहुभुज कहलाएगा। ध्यान रखना इस तरह से। और अगर इस तरह से बनता है फिर तो है ही बहुभुज, इसमें भी तीनों ही कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो बहुभुज आपको समझ आ गया। अगर मैं बात करूं कि ये क्या ये बहुभुज है, नहीं है, क्योंकि ये तो खैर सरल भी नहीं है और ये बंद भी नहीं है, तो ये तो केवल रेखाखंड ही है इसमें, तो ये तो नहीं है। ओके, तो बहुभुज आपको समझ आ गया। और बहुभुजों के अलग अलग प्रकार होते हैं। त्रिभुज होता है, चतुर्भुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, षटभुज में 6 भुजाएं, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, और इस तरह से ये है। तो इतना मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। 9 भुज हो गया, 10 भुज हो गया, और ये चलता जाएगा। और अब समझिए कि विकर्ण क्या होते हैं। देखो, विकर्ण बहुभुज पर होते हैं, और विकर्ण की शुरुआत होती है चतुर्भुज से। चतुर्भुज से ही विकर्ण बनते हैं, त्रिभुज में भी विकर्ण नहीं होते हैं। अब विकर्ण होते क्या हैं, तो देखो माय डियर, यहाँ पर ये आकृति आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हैं भुजाएं, 4 भुजाएं हैं। अच्छा, किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, तो इसमें 4 ये शीर्ष भी हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, इनको ABCD नाम दे देते हैं। तो ये 4 यहाँ पर शीर्ष हैं। तो किन्हीं भी 2 शीर्ष को आपस में मिलाने पर विकर्ण बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो भुजा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप A और B को नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने A और B, ये शीर्ष हैं, इनको मिलाया तो ये तो भुजाएं बन जाएगी, ये विकर्ण नहीं बनेगा। तो हम A और C को यहाँ पर मिलाएंगे, अब ये विकर्ण बन गया है। इसी प्रकार से B और D को आपस में मिलाएंगे, ये भी यहाँ पर विकर्ण बन चुका है। तो इसमें 2 विकर्ण बन रहे हैं। तो विकर्ण कैसे बनते हैं, 2 शीर्षों को हमें मिलाना है, लेकिन ध्यान रखना लगातार शीर्षों को नहीं हम आपस में मिला सकते। जो आसन्न शीर्ष हैं, इनको आसन्न माने लगे हुए, तो लगातार शीर्ष को नहीं मिलाएंगे, एक छोड़कर मिलाएंगे हम। तो A और B को नहीं मिलाएंगे, A और C को मिलाएंगे। आप समझ आ रहा है, क्योंकि लगातार शीर्ष को मिलाएंगे तो उसकी भुजा बन जाएगी, विकर्ण नहीं बनेगा। पंचभुज ले लेते हैं, ये पंचभुज है। अब इसमें देखो, यहां पर अगर हम आसन्न का मतलब होता है लगातार लगे हुए, जैसे A और B आसन्न शीर्ष हैं, B और C आसन्न शीर्ष हैं, तो आसन्न शीर्षों को यहाँ पर नहीं मिलाएंगे। A और B को अगर आप मिलाते हैं तो वो भुजाएं बन जाएगी, तो विकर्ण तो बनेगा नहीं। हाँ,
तो लगातार को नहीं मिलाएंगे, आसन्न को नहीं मिलाना है, एक छोड़कर मिला दो या दो छोड़ के मिला दो, या यहाँ से देखेंगे तो एक ही छोटा है। कहने का मतलब ये कि ये लगातार नहीं है। इसी प्रकार से ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, मतलब ये भी एक विकर्ण है और ये, तो ये विकर्ण आप देख सकते हैं, और ये भी एक विकर्ण बन रहा है। तो इस प्रकार से ये विकर्ण बन चुके हैं। तो टोटल इसमें 5 विकर्ण बने। ओके, और इस प्रकार से तो विकर्ण क्या होंगे कि दो शीर्षों को मिलाने पर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर दो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड होता है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम विकर्ण की परिभाषा लिख सकते हैं, ये विकर्ण है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ आ चुका होगा। और अब आपके ये भी समझ आ चुका होगा कि किसी त्रिभुज में विकर्ण क्यों नहीं होते हैं। देखो त्रिभुज में क्या है कि आप कोई भी दो शीर्ष यहाँ पे उठाओ, कोई भी, चाहे ए बी या बी सी या ए सी, तो आपको वो आसन्न ही मिलेंगे, लगातार ही मिलेंगे, है ना। ए और बी यहाँ से देखो तो ये भी लगातार हैं, बी और सी आप लोगे तो भी लगातार है, ए और सी तो भी लगातार है। तो इनको मिलाने पे विकर्ण तो बनेंगे नहीं, आसन्न शीर्ष हैं, इनको मिलाने पर तो भुजाएं बनेंगी, विकर्ण कहाँ बनेंगे। तो यानी त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, चतुर्भुज से विकर्ण बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण इनमें भी होते हैं, ध्यान रखना। अगर हम इस तरह से, यानी ये है, इसमें भी हम विकर्ण बना सकते हैं। देखो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, विकर्ण ऐसे भी बनते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो चतुर्भुज के बाहर की तरफ भी विकर्ण बनते हैं। और ये अगला पॉइंट भी है। अगला पॉइंट क्या है? अभ्यंतर और बहिर्भाग किसे कहते हैं? अभ्यंतर होता है किसी भी बंद, सरल बंद वक्र का अंदर वाला हिस्सा। तो अगर हमारे पास ये एक वृत्त है, जब हम इसके अंदर वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये अभ्यंतर है, और बाहर वाले की बात करेंगे तो ये बहिर्भाग है। सीधी बात ये है। तो ये तो है कि अगर हमारे पास इस तरह की आकृति है, अगर हमारे पास ऐसी आकृति है तो इसमें भी ये अभ्यंतर है, ये बहिर्भाग है। अगर हमारे पास ऐसी आकृति है तो इसमें भी ये अभ्यंतर है और ये बहिर्भाग है। तो ये सिंपल है। तो अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। और ये ध्यान रखना, ये इस तरह से बंद वक्र, सरल वक्र होने चाहिए, ठीक है। अब बहुभुज हो तो भी उसमें अभ्यंतर बहिर्भाग मिल जाएगा, बहुभुज नहीं है इस प्रकार की सरल बंद आकृति में भी आपको मिल जाएंगे। और अब हमारे पास से उत्तल और अवतल बहुभुज। यहाँ पर आप ये दो प्रकार के बहुभुज देख सकते हैं, इनमें एक उत्तल है और एक अवतल है। अब उत्तल और अवतल क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण, देखो क्या आप इनमें विकर्ण बना सकते हैं? बिल्कुल आसान है विकर्ण बनाना। तो इसका विकर्ण ये है। विकर्ण को हम अक्सर डॉट 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 लाइन से बनाते हैं, ये ध्यान रखना आप। विकर्ण ऐसे बनते हैं, डॉट 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 लाइन यूज़ करते हैं विकर्ण बनाने के लिए। यहाँ पर भी विकर्ण बनाते हैं। तो किसी भी बहुभुज में अगर विकर्ण बहिर्भाग में हो तो वो अवतल होता है, और कोई भी बाहर नहीं जाए, सब अंदर रहे तो वो उत्तल होता है। तो यहाँ पर सभी विकर्ण जो हैं वो अंतर के अभ्यंतर में हैं, अंदर की तरफ है, तो ये हो गया उत्तल। और यहाँ पर एक विकर्ण बाहर हो चुका है, बहिर्भाग में आ चुका है, तो ये हो गया अवतल। ये बड़ा आसान है ये देखना। तो वैसे एक और तरीका इसका ये है कि आप अंदर वाले कोण देखो, जो कोण 180 से ज़्यादा मिलेगा वो अवतल हो गया, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि जिसका विकर्ण बहिर्भाग में होता है, तो आप देख सकते हैं ये विकर्ण जो है इस चतुर्भुज के बाहर की तरफ जा रखा है, तो ये भी अवतल है। अगर हम ये वाली आकृति लें, पंचभुज हमने लिया है, तो ये उत्तल है, क्योंकि इसमें अगर आप विकर्ण बनाते हैं तो सारे विकर्ण जो हैं वो इस पंचभुज के अंदर की तरफ बनेंगे। लेकिन अगर हमने कोई पंचभुज इस प्रकार से बनाया है, चलो ये षटभुज जो भी बन गया, तो यहाँ पर अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं विकर्ण बनाने के लिए, तो ये बाहर हो जाएगा। तो
तो इसके सभी विकर्ण अंदर नहीं हैं, इसका एक आध विकर्ण बाहर की तरफ है और ये अवतल हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उत्तल और अवतल बहुभुज समझ आ चुके होंगे। तो इस प्रकार से हम ये परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं, जबकि अवतल बहुभुज का कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में होता है। ठीक है, और अब सम और विषम बहुभुज पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा। सम और विषम बहुभुज, देखो कोई भी बहुभुज लो, ये मैंने ले लिया है एक वर्ग और एक आयत ले लेते हैं। इनमें क्या खास बात है? अगर आप देखें, वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री हैं, इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री हैं, है ना। और एक काम करते हैं, एक ऐसे आकृति ले लेते हैं, वैसे इसको समचतुर्भुज कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। देखो, बराबर भुजा के लिए हम ऐसे कट मारते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये और ये बराबर हैं और ये आपस में बराबर है। यहाँ पर ये चारों बराबर है तो चारों पे एक जैसा कट लगेगा। यहाँ पर आमने सामने के कोण बराबर हैं, लेकिन ये वाले कोण आपस में बराबर, इसमें चारों बराबर नहीं है। अब ये तीनों आकृति आप देख सकते हैं। पहली आकृति है वर्ग, दूसरी आकृति है आयत और तीसरी आकृति है समचतुर्भुज। यहां पर क्या क्या खास बात है इसमें? तो वर्ग में आप देख सकते हैं इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, चारों कोण बराबर हैं, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं। आयत में क्या है? सभी कोण तो बराबर हैं आपस में, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसमें जो भुजाएं हैं, सभी भुजाएं ये तो आपस में बराबर हैं, बट इसके सभी कोण आपस में बराबर नहीं हैं। तो जिन बहुभुजों में सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनको सम बहुभुज कहते हैं। तो ये वाला जो बहुभुज है ये सम बहुभुज है, कि इसके सभी कोण आपस में बराबर हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं। ये सम बहुभुज नहीं है, ये विषम है। इसका कारण ये है कि भाई इसके कोण तो बराबर हैं, ठीक है, लेकिन इसकी भुजाएं सभी बराबर नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ पर भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन कोण सभी बराबर नहीं है, तो ये भी विषम हो चुका है। तो अब सम और विषम में आपको अंतर समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से अगर हम एक पंचभुज बनाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो ये आकृति भी एक सम बहुभुज है। अगर हम एक ऐसा षटकोण बनाते हैं जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण आपस में बराबर हैं, ध्यान रखना ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो ये भी एक सम बहुभुज है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने ऐसे बना दिया, मान लो कि एक आकृति मैंने ऐसे बनाई है, तो ये सम बहुभुज नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि भुजाएं बराबर हों पर कोण फिर बराबर नहीं होंगे, कोण बराबर हों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, या दोनों ही बराबर नहीं होंगे, ना कोण बराबर है ना भुजाएं बराबर हैं, तो वो सब विषम की कैटेगरी में आते हैं। तो सम बहुभुज में क्या होंगे? सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, इससे कहते हैं सम बहुभुज। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम लिख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा। और अब हम किसी बहुभुज के अंतःकोणों और बहिष्कोणों का योग इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके,
अब यहाँ पर जब हम अंतःकोण बहिष्कोण इनकी बात करते हैं तो ज़्यादातर केस में आपको उत्तल बहुभुज मिलेगा, यानी इस प्रकार से मिलेगा, यानी बहुत कम चांस होंगे कि जब आपके पास इस तरह का कोई बहुभुज होगा। ठीक है, तो हम इस तरह के बहुभुजों में स्टडी करेंगे। पहली बात तो ये कि अंतःकोण और बहिष्कोण आप समझो। देखो, ये एक त्रिभुज है, ये कोण है अंतःकोण क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हैं। और बहिष्कोण क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, बहिष्कोण होते हैं कि इसकी किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, भुजा को आगे बढ़ाया ना, तो ये बाहर की तरफ जो कोण बनेगा ये बहिष्कोण है, ये अंतःकोण है। ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरफ, हम भुजा इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ये वाला कोण बहिष्कोण होगा, कहीं किसी भी तरफ बढ़ाओ, बात एक ही है ना। ऐसे कर दो तो भी बात एक ही है, और अगर हम ये वाला करें तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि किस तरफ बढ़ाना है, भाई ये भुजा बढ़ानी है या ये भुजा बढ़ानी है, बात एक ही, कोई भी बढ़ाओ आप। अब यहाँ पर हमने ये भुजा आगे बढ़ाई तो ये भी एक बहिष्कोण है, यहाँ पर ये भुजा आगे बढ़ाई तो ये भी एक बहिष्कोण है। तो आपको अंतःकोण और बहिष्कोण क्या होते हैं, क्या ये समझ आ चुका है? सॉरी, ये अंतःकोण है। देखो, अगर हम अंतःकोणों के योग की बात करें, यह है त्रिभुज। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? यानी इन तीनों कोणों को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा? तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इनका योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है? ये 360 अंश हो जाएगा। अगर हम बनाते हैं पंचभुज, तो पंचभुज में जो सभी कोण हैं, अंतःकोण 5 इसमें अंतःकोण हैं, आप देख सकते हैं, इनका योग होता है क्या? अब ये कैसे निकाले? तो देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप ध्यान रखना है फॉर्मूला। 180 इसमें n-2 का मल्टीप्लाई करेगा और n है इसमें भुजाएं, तो ये सभी अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, अंतःकोणों का योग है ये, वो आ जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं ना, तो n की जगह पे 5 रख दो और यह आ जाएगा 180 गुणा 3 यानी 540। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये कि अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का, है ना। अगर यहाँ पे ज्ञात करना है तो 180 में हम गुणा करेंगे n-2, ये फॉर्मूला है, n की जगह पे यहाँ पे 4 है क्योंकि n भुजाओं की संख्या है, तो ये आ जाएगा 180 गुणा 2 और ये 360, जो कि मैंने आपको बताया ही था। अगर हमें एक कोण ज्ञात करना है, एक अंतःकोण, बड़ा आसान है भाई, पूरा योग जो है इसमें भुजाओं की संख्या जो कि 5 है उसका भाग दे दो, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 108, यानी एक अंतःकोण 108 है। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो एक अमेजिंग ऑब्जर्वेशन है कि सभी बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। अंतःकोणों का योग बदलता रहता है, पर बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है हमेशा, चाहे आप कोई भी आकृति बनाओ, चाहे आप चतुर्भुज बनाओ। तो यहाँ पर एक बहिष्कोण बना, ये एक बहिष्कोण बना, आप कैसे भी बनाओ, ठीक है ना, आप ऐसे बना दो, चाहे एक ये बना, एक बहिष्कोण बना ये, और एक बहिष्कोण बना ये। इन चारों को अगर आप प्लस करते हो तो भी 360 अंश आएगा। आप चाहे पंचभुज बनाओ, पंचभुज में भी ऐसे ही होगा। ये आगे बढ़ाया, ये एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है, वेट, हाँ, एक बहिष्कोण ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 5 बहिष्कोण इसमें है, और पांचों को मिला के फिर 360 होगा। यहाँ पे इन तीनों को मिला के 360 था, यहाँ पे इन चारों को मिला के 360 है, और यहाँ पे पांचों को मिला के 360 है। ये ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखना। लेकिन देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि अगर भुजाएं इनकी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं और अंतःकोण बराबर हैं, यानी हम बात कर रहे हैं समबहुभुज की,
समबाहुभुज के केस में क्या होगा, तीनों बहिष्कोण बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर हैं, यहाँ पे चारों बराबर हैं, मतलब सभी बहिष्कोण आपस में बराबर होते हैं। अंतःकोण बराबर होंगे तो बहिष्कोण भी बराबर होंगे, ये तो आपको बताया ना कि समबाहुभुज में अंतःकोण बराबर होते हैं, तो अंतःकोण बराबर होंगे तो बहिष्कोण भी बराबर होंगे, ये है। और जो मैं आपको ये कह रहा था कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये यहाँ पे देखने को मिलती है कि हम ये कोण बता सकते हैं कि ये कितना है। देखो कैसे, भाई तीनों को मिला के 360 है, तो एक के लिए 3 से भाग दे दो, 120 अंश हो गया। यहाँ पे चारों को मिला के 360 है, तो अगर एक निकालना है तो 4 का डिवाइड कर दो, 4 का भाग दे के ये आ गया। यहाँ पे पाँचों को मिला के 360 है, तो अगर एक कोण की माप आपको ज्ञात करनी है तो 360 में 5 का भाग दो और ये 72 अंश आ गया। तो देखो कितने आसानी से हमें ये कोण मिल चुका है बाहर वाला। तो अगर मैं एक कोण की माप अगर हमें बतानी है, एक बहिष्कोण, तो किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण अगर हमें बताना है तो 360 में जितनी भुजाएं हैं उनका भाग दे दो। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, n बराबर 3 है, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, n बराबर 4 है, यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, n बराबर 5 है। तो आराम से हमें पता चल जाएगा कि इसमें बहिष्कोण कितने का है ना। और अगर बहिष्कोण हमें पता चल गया तो अंदर का कोण आप बता सकते हो क्या? क्या आप ये कोण बता सकते हो? आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये 180 में से माइनस हो जाएगा। 180 में से ये 72 माइनस हुआ तो ये हो गया है 108 अंश। ध्यान रखना, ये पूरा कोण 180 अंश का होता है, आपको पता होगा अगर आपने सरल कोण पढ़ा होगा। तो ये पूरा कोण 180 है, 180 में से ये बाहर जो हमने निकाला वो हटा दो तो ये 108 आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रेश क्वेश्चन करते हैं एक। अगर हमें किसी समषटभुज, यानी एक समबाहुभुज है और वो षटभुज है, उसके अंतःकोण बहिष्कोण का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा? यहाँ पर एक प्रश्न है, किसी समषटभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको हल करने की कोशिश करो। बड़ी मेहनत से मैंने आपको चीज़ें सारी समझाई हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना आता है। और अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखना और फिर तब ये वीडियो प्ले करना। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब किया होगा। अब देखो, एक समषटभुज यहाँ पर बनाते हैं। समषटभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब देखो, एक बहिष्कोण अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, एक बहिष्कोण कितना होगा? तो देखो, एक बहिष्कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देते हैं। तो 360 में 6 का भाग दिया, यह आ गया 60 अंश। ये हमें मिल चुका है 60 अंश। और फिर ये वाला कैसे निकलेगा, तो इसके लिए 180 में से माइनस कर दो, तो ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी 120 अंश। तो इस तरह से अंतःकोण आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अंतःकोण क्या होगा, ये 180 में से जो बहिष्कोण निकला उसे माइनस कर दो, 120 अंश आ चुका है। यह यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सभी अंतःकोणों का योग बताओ, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग अगर हमें ज्ञात करना है क्या होगा? तो देखो, एक अंतःकोण तो हमारे पास मिल चुका है 120, इसमें गुणा कर दो 6 का, 720 आ गया। 6 का क्यों? क्योंकि 6 इसमें है ना, 6 कोण है। ये अलग बात है। देखो, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारे फॉर्मूले रटें अननेसेसरी। इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है। इसमें हम 180 में गुणा करते हैं n-2 का, है ना। 180 में हम n-2 का गुणा करते हैं, n भुजाओं की संख्या है, आराम से डायरेक्ट निकल जाता है। ये 180 गुणा 4 किया और ये 720 आ गया। तो सभी अंतःकोणों का योग का हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है ना। और अगर आपको ये
पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो ये एक प्रक्रिया है, बड़ी सरल प्रक्रिया है। बहिष्कोण निकालना बड़ा आसान है, एक अंतःकोण निकालना बड़ा आसान है, और फिर सभी अंतःकोणों का योग निकालना, उसके लिए भुजाओं का गुणा कर देंगे। तो ये प्रोसेस है, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट। तो ये इस वीडियो का पहला भाग था जिसमें कि सभी मैंने चतुर्भुजों के बहुभुज ये सब आसान भाषा में आपको समझाया। और अब दूसरे भाग में चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकार, यानी पतंग क्या है, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सब आप सीखेंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्यूशन सब उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।